नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असितनाथ हूं मैं। ऐसे कई फिल्मकार हुए इस देश में जिन्होंने वाकई लीक से हटकर बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसे कई फिल्मकार हुए जिन्होंने इस देश की सोच वक्त वक्त पर बदली, इस देश की सोच को एक नया आयाम दिया, कला के नए मायने गढ़े, समाज को नई दिशा दी। कला समाज से हटकर कभी नहीं आगे बढ़ सकता और ना ही समाज कला को त्याग कर। तो ऐसे भी फिल्मकार हुए जिसने कला को समाज से जोड़ते हुए देश को नई दिशा दी, नई सोच दी। और वैसे ही फिल्मकार हैं महेश भट्ट साहब। महेश भट्ट जी हमारे स्टूडियो में है। महेश भट्ट जी, स्वागत है आपका। और इनकी उड़ान की पूरी टीम हमारे सामने है। दरअसल उड़ान 7 साल की एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, जिसे गरीब माँ बाप ने गर्भ के दौरान गिरवी रख दिया है, लेकिन बच्ची अपने जीवन में उड़ान भरना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। और चकोर नाम की ये जो मासूम बच्ची है, पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी गई है। पूरा ताना बाना जो है उस बच्ची के इर्द गिर्द बुना गया है। तो ये छोटी बच्ची चकोर भी हमारे साथ है। स्पंदन, स्वागत है आपका। कुछ तो स्पंदित हुई उड़ान कुछ तो पूछ रहे हैं। मैंने आपका वेलकम किया, स्वागत किया इधर, ठीक है, चलेगा? तो आपका भी स्वागत करें। अरे वाह, बिना किंडर जॉय के कुछ नहीं चलेगा इधर। और इनकी मां की भूमिका निभा रही हैं सई। सीरियल में इनका नाम है कस्तूरी। कस्तूरी जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। भट्ट साहब, क्या है ये उड़ान, है क्या? ये एक बहुत ही अनोखा एक सीरियल है जो आज की तारीख में जुर्रत करके कलर्स ने हमारे मुल्क को एक गिफ्ट के तरह पेश किया है। जुर्रत करके शब्द का क्योंकि ऐसे इश्यूज को लोग छूते नहीं हैं। हमने अपने जीवन में इस थीम पर एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी 25 साल पहले जी। और 25 साल पहले हम जो है इसको ले गए थे। एक हमारे एक प्रोड्यूसर थे, एग्जिबिटर थे एक, जिनसे हमने कहा था भैया बना लो इसको, बहुत अच्छी थीम है ये। अजय देवगन जैसे कलाकार थे इसमें, और पूजा भट्ट थी। 4 रील बनने के बाद में ये फिल्म जो है प्रोड्यूसर ने बंद कर दी कि उसका कहा कि भैया कि इस गंभीर इशू पर कोई फिल्म देखेगा क्या जी। अब वो हिंदुस्तान जो था 90s का हिंदुस्तान बहुत अलग हिंदुस्तान था। आज की तारीख में ये कहना सही होगा कि वक्त के साथ में हिंदुस्तान बदला है और लोग रिसेप्टिव हो गए, मगर सिनेमा के माध्यम से हम ऐसे थीम्स आज भी बनाने से डरते हैं। ऐसे में कलर्स ने जरूरत की और कहा कि एक ऐसी थीम जहां पर एक बच्ची की कहानी, एक जिसको अपनी माँ के कोख में ही गिरवी रख दिया गया है, उसकी जद्दोजहद की कहानी हम बनाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेलीविजन की जो पहुंच है आज की तारीख में बहुत दूर है। सिनेमा के फॉर्मेट में अगर ये बनती अपना कहानी तो एक आर्ट्स सिनेमा के दायरे तक वो सीमित रह जाती, और कुछ पत्रकार देखते, कुछ बुद्धिजीवी देखते, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होता, मगर हमारी आवाम जहाँ पर हमारे लोग बसते हैं, जिनकी जिंदगी की ये दास्तान है, उनके दिलों तक इसकी गूंज नहीं पहुंचती। तो मुझे लगता है कि गुरुदेव भल्ला ने, हमारे जो एक ज़माने में असिस्टेंट थे धवल ने, जो उनके पार्टनर हैं, इन्होंने एक अजीब सी एक करेज दिखाई है, जो एक ज़माने में फिल्म मेकर्स होते थे जो जुर्रत करके ऐसी थीम को छूते थे। और नहीं, आप तो लगातार जुर्रत करते रहे। आपने सारांश बनाई, हमने देखिए आपने अर्थ जैसी फिल्म बनाई है। हमने बनाई थी, मगर उस सब वो 80s का दौर था, फिर 90s के दौर में भी हमने कोशिश की थी, मगर ये जो सेंचुरी बदली तो हिंदुस्तानी सिनेमा का जो पूरा अंदाज बयां जो है अलग हो गया। ऐसे में हमने मर्डर बनाई, जिस्म बनाई, राज बनाई, क्योंकि आवाम देखती होती। और मास एंटरटेनमेंट का जो आज जो सहरा जिस पे हम जिसके सर पे बैठा चाहिए, वो टेलीविजन के जो लोग हैं, हमारे जो मेकर्स हैं, टेलीविजन जो है वहां तक पहुंच रहा है जहां पर हमारे सिनेमा घर जो है नहीं पहुंच रही है। तो ये टेलीविजन के थ्रू इसकी जो एक रेजोनेंस है ज्यादा होगी। सही, हम आपके पास आएंगे। आप कस्तूरी की भूमिका निभा रही हैं, एक ऐसी माँ की भूमिका निभा रही हैं जिसकी बच्ची को गर्भ में ही गिरवी रख दिया जाता है।
ये कोई बहुत हैरत अंगेज बात नहीं है, इस हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत हैरत अंगेज नहीं है। आप उड़ीसा, झारखंड, इन तमाम इलाकों में ये गरीबी अरे देख दिल्ली सकते से हैं। दूर, दिल्ली के दूर फरीदाबाद जी। है, वहां की खदानों में मैंने सुना कि बंधुआ मजदूर आज भी हैं। और ये कहना कि साहब हमको तो पता ही नहीं ये होता है भी है कि नहीं होता है। आज की तारीख में 21वीं सदी के दूसरे डेकेड में क्या बॉन्डेड लेबर एक रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है। अगर आप इसको देख के अनदेखा करना चाहते हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीजों को देख के अनदेखा कर दिया है, कितने साल लगेंगे आपको मानने के लिए? एक जमाना था जब हमने 97 में तमन्ना बनाई थी, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड पे फिल्म थी, भ्रूण हत्या जो जिसका बच्चियों को होता था सोनोग्राफी के जरिए। तो दिल्ली के एक बहुत बड़े मंत्री ने कहा था ये तो होता ही नहीं हिंदुस्तान में, हम ये तो चीन में होता है। वहां से लेकर का आज का सफर देखिए कि जब अभी आपके प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि भैया बच्चियों के साथ जो सलूक होता है ये नहीं होना चाहिए। उनका सेक्स रेशियो जो है वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के भैया कि आप बच्चियों को मारते हैं, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इतने साल के बाद में माना है ये रियलिटी जो बॉन्डेड लेबर्स की है वो हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप इतराते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि साहब हमारा मुल्क जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आपके आजाद होने का तो कोई मतलब ही नहीं लगता। जब आपका पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी जो है आपके आसपास, आपका भाई आपकी बहन जो है वो बंधुआ है, तो लानत है आपकी आजादी पे। तो ये जो बात है इसको बहुत ही शिद्दत के साथ में और एक मनोरंजन के एक फ्रेम में हमारे गुरुदेव भल्ला साहब ने पेश किया है। और मुझे यकीन है कि कल का जो एपिसोड का जो एक रिस्पांस आया है, कल उसका एक घंटे का एपिसोड हुआ था, उसके बाद में हमने अपने घर की धर्मपत्नी से और अपने छत्तीसगढ़ के एक ड्राइवर से, दोनों से इसकी रिपोर्ट हासिल की और दोनों ने कहा कि ये हमारा शो जो है हिट हो गया। हिट हो गया, सही। कितना मुश्किल होता है उस तरह का किरदार करना जिसमें इतनी लाचारी हो, इतनी बेबसी हो। इससे समझने का मौका तो मिलता ही है जाहिर तौर पर, ये हम जिस हिंदुस्तान में हैं, जिस मुल्क में हैं, उसकी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। महेश भट्ट जैसे बड़ी शख्सियत के साथ आप काम कर रही हैं और ऐसे इशू पर आप काम कर रही हैं जो हिंदुस्तान की एक स्याह तस्वीर को सामने रख रहा है। कैसे महसूस कर रही हैं आप उस फैमिली में खुद को, उस हालात में खुद को कैसा महसूस कर रही हैं? मेरी एक 3 साल की बेटी है अभी, तो आई थिंक एक माँ के जो इमोशंस होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जब एक माँ को अपने सबसे कीमती चीज़ अपने बच्चे को किसी को देना पड़ता है, वो इटसेल्फ बताता है कि कितनी है सबसे दुखदार या कि सबसे तकलीफ वाली चीज़ यही हो सकती है किसी माँ के लिए। एंड आई फील आई एम रिएक्टिंग टू द कैरेक्टर जैसे एक माँ एक कैरेक्टर से रिएक्ट करेगी। जैसे मैं रियल लाइफ में अपनी बेटी को कभी भी खोना नहीं चाहूँगी, उसी तरीके से अब इस शो में जो माँ है ये नहीं चाहती कि चाहे उस पर जो बीती है या वो जिस चीज़ों से गुजरी है वो अपने बच्चे पर वो चीज़ आने दे। जैसे हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को एक अच्छा, नहीं वो कैसी लाचारी होती होगी जब एक माँ को अपने बच्चे को ही बेचना पड़ता होगा, कैसी लाचारी होती बहुत। आप सोच के देखिए कि आपकी सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ अगर आपको देनी पड़े तो किस तरीके की लाचारी होगी, वो कहाँ तक होगी। वो आई थिंक दैट शुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। जब ये स्टोरी आपके सामने आई जी, आपको भरोसा हुआ कि हिंदुस्तान में ऐसा होता होगा? जैसे महेश जी ने कहा कि बिल्कुल, आई थिंक बुरा ये लगता है कि आज भी हम ये मानने को भी तैयार नहीं कि ऐसा कुछ होता है। नहीं, हम तो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हम नहीं दिखाते सर, हैं। माने इनफैक्ट वो जो कह रहे हैं वो सही है कि हम गए थे दिल्ली और एक पत्रकार ने हमसे पूछा था कि ये कौन सा सब्जेक्ट आप लेकर आए, ऐसा तो होता नहीं है। और हमने कहा कि आप डिनाई कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम ये इस बात को डिनाई कर रहे हैं। पहला कदम तो यही होगा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में चल रहा है और इसके तरफ हम जो भी अपने तरीके से एक छोटा कदम उठा सके वो करें। और इस शो के माध्यम से हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे या कोई प्रीच नहीं कर रहे, एक एंटरटेनमेंट से उसे लेकिन आपने एक संजीदा मसला तो उठाया ही है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप दवाई अगर और ये बिल्कुल एक अलग तरीके से सर उठाना हुआ ना कि आप इसे फिल्म के तौर पे नहीं उठा रहे हैं, आप एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पे नहीं उठा रहे हैं, आप एक सीरियल के तौर पे उठा रहे हैं। वो भी तब जब सास बहू के सीरियल से ही तमाम टीवी चैनल भरे पड़े हैं और ऐसा पेश किया जा रहा है कि जैसे भारत में हर परिवार में सिर्फ साजिश और षड्यंत्र ही होते रहते हैं, हर परिवार में राजनीति होती रहती है, हर आदमी की एक बीवी है और बाहरी संबंध है और हर बीवी के किसी और से संबंध है। उस दौर में इस तरह के गंभीर मसले अगर आप टीवी पर ला रहे हैं
तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर कहाँ से मिली ये स्टोरी आपको, कहाँ से? ये हमने 25 साल पहले एक टाइम मैगजीन का एक इशू था, बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, उसमें एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड आर्टिकल था जिसने बंधुआ मजदूरों के हमारे जो एक उस वक्त के सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया था। उसमें एक किस्सा था कि एक मजदूर, बंधुआ मजदूर ने अपने पिता के मोक्ष के लिए अपनी बीवी के कोख में जो बच्चा पल रहा था उसको गिरवी रखा था। तो मेरा दिल दहल गया कि मैंने कहा ये क्या हुआ, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसको गिरवी रख दिया गया, और किस चीज के लिए? एक पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसके लिए बेचारा मजबूर होकर उसने रख दिया। तो मुझे उस वक्त इस बात में मुझे लगा कि बहुत एक इस बीज जो था उसमें बहुत पोटेंशियल था, एक ड्रामेटिक एक उसका एक नैरेटिव बन सकता था। मगर देखिए 25 साल के बाद में जब गुरुदेव भल्ला जो हमारे असिस्टेंट थे उस वक्त, वो आए तो उसकी आंखों में वो एक मैंने प्यास देखी कि मैं वो इशू जो आप बना नहीं पाए थे, महेश भट्ट जो अर्थ बनाता था, सारांश बनाता था, जिस जख्म बनाई, जिसने तमन्ना बनाई, डैडी बनाई है, उसने कोशिश की थी मगर उससे बन नहीं पाई थी, वो मजबूर हो गया था। तो मैं वो जो कहानी है उसके अंदर मुझे लगता है कि आज भी जान है, मगर उसने एक नया रंग उसमें डाला। हमारी जो कहानी थी उसमें एक पुरुष था, एक मेल के पर्सपेक्टिव से कहानी थी, उसके नजरिए से। तो इसने एक बच्ची के नजरिए से ये कहानी कही है जो ज्यादा ड्रामेटिक है, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में औरतों ने अपने हक के लिए उठ के चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया। अब जो है ये नहीं, ये जबान रुकने वाली नहीं है। अब जो है ये जबान जो है बोलेगी, और वो सारी बातें आपको सुननी पड़ेगी जो सालों तक आपने उन्हें बोलनी नहीं दी। तो ये बच्ची जो है ये हमारी उम्मीद है, हमारी जो सारी जो उड़ान है, यही हमारी नहीं सबकी, हाँ। जो हमारे दर्शक है उनकी उम्मीदें ये बच्ची जो है रिप्रेजेंट करती है। कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, चकोर कैसे बन गया आप? आपका नाम स्पंदन है? सीन में मेरा कैरेक्टर नेम चकोर है। अच्छा, किसने ये नाम दिया? किसने दिया? अच्छा, उधर बैठे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या करती हैं आप? इस सीरियल में क्या करती हैं? हंसती हूँ। हंसती हो? तो यहाँ तो ऐसे ही बैठी हो, यहाँ तो हंसी नहीं रही हो। जरा हंस के बताओ तो कैसे हंसती हो? एक्शन। नहीं हंस पाई। छोटे बच्चों से काम लेना बड़ा आसान नहीं होता होगा सर? अरे नहीं, बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। बच्चों के साथ अगर आप बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो फिर वो हाथ नहीं आते हैं। उनको ये समझना चाहिए उनको बराबर के हैं। जब वो देखते हैं कि ये आप उनसे बिल्कुल बराबर के लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत ही मैच्योरली डील करते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। अच्छा। अब इसके साथ में गुरुदेव भल्ला के डायरेक्टर जो हैं वो कैसे डील करते हैं वो बजाने, मगर सुना कि तू बहुत ही कमाल की बच्ची है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है, हाँ? जो बोलो करती है। ऐसा सच है कि परेशान भी करती है तू? थोड़ा थोड़ा परेशान। हाँ, थोड़ा नहीं, उतना तो हक है तुम्हारा करना। हाँ। तो मतलब थोड़ा उतना तो मैं बच्ची हूँ ना। हाँ, देखो 5 साल बच्ची है। बच्ची उतना तो करना चाहिए। मम्मी को भी करती है? माई को नहीं करती। माई को नहीं करती? अच्छा, ये माई है इसलिए? हाँ। उन्होंने क्या बिगाड़ रखा है कि उनको परेशान करती है? इन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये एक सीरियल बना हुआ है। अच्छा, एक सीरियल बना हुआ है, उसमें परेशान करना उनको? नहीं बाबा। नहीं, वाह वाह। अच्छा, एक डायलॉग सुनाइए मुझे। हाँ, डायलॉग सुनाओ, बहुत अच्छा डायलॉग सुनाओ। चलो, एक ऐड चल रहा था उसका सुनाओ। एक काम करती हूँ, तो गाना सुना दो। माई की बात मानती है? हाँ, चलो सुनाओ। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, चकोर ने हाथोड़े से पत्थरों को तोड़ा, तोड़ा फूड़ा फूड़ा तोड़ा पत्थरों को तोड़ा। चकोर जाती काम पे, काम से होती कमाई, ईट पत्थर के बोझ से टूट गई कलाई। बॉन्डेड लेबर की कहानी जो है 55 लोगों बंधुआ बच्चों का जो ये भी एक गाना दास्तान, है ये सर। भी एक है। और ये भी एक गाना है सर, इससे भी मनोरंजन हो जाता है। टूट गई कलाई भी एक मनोरंजन है। एक बार और गाइए। ईट पत्थर के बोझ से टूट गई। एक बार और गाइए।
दूसरा वाला नहीं, यही वाला, ईंट पत्थर के बोझ से। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, चकोर ने हथौड़े से पत्थरों को तोड़ा, तोड़ा फूड़ा फूड़ा तोड़ा पत्थरों को तोड़ा, चकोर जाती काम पे काम से होती कमाई, ईंट पत्थर के बोझ से टूट गई कलाई। गाने को भी तोड़ा, गाने को भी मरोड़ा, लेकिन बहुत कुछ बेपर्द तो भी कर दिया ना एक साथ इस मुल्क में। 70 साल के करीब हो गई इस देश की आज़ादी। हम हर साल लाल किले के प्राचीर से भाषणों का सैलाब सुनते हैं, सिर्फ भाषण नहीं सुनते हैं, लेकिन वाह भाई राम धमाके से बुढ़िया मर गई फांके से आज भी कायम है। चकोर की कलाई ईंट पत्थरों की बोझ से टूट जाती है। सच तो ये है कि इस मुल्क में, इस देश में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन्हीं पत्थरों में कई बच्चों की जिंदगी दफन हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। सर, कैसे इतना सब कुछ सहन करते हैं, कैसे सबको ढालते हैं एक स्टोरी के तौर पर? देखिए, एक तो अनुभव बुनियाद होती है। हमने ये बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, उनके साथ में ऐसे बच्चों से मुलाकात की है जिनको बचा के लाया गया था। हमने उनकी आंखों में झांका है, उनकी आंखें चीखती हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं जो शायद आपके बस पे नहीं सुनना। जब आपका एक जिंदा संपर्क हो जाता है ना दर्द से, तो फिर वो अपने आप वो आपको झंझोड़ती है कि कहानी के रूप में आप मुल्क तक ये बात उनकी चीख पहुंचाए। इसको एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में बांधना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जैसे आप सूरज को बिल्कुल से की रोशनी से आंख नहीं मिला सकते, एक फिल्टर चाहिए होता, कुछ एक काला चश्मा चाहिए होता। इसीलिए इसी तरह थोड़ा मनोरंजन का एक मिश्रण डालना पड़ता है, नहीं तो आप वो सच्चाई सुन ही नहीं सकते। हाँ, वो इतना बोझिल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि तो और दर्शक जो है दिन भर की थकान के बाद मनोरंजन आता है, मगर साथ साथ अगर आपने कोई ऐसी सच्ची बात कह दी तो उसके दिल में वो घर कर जाती है। अगर हम अपनी खुद के जीवन को देख लें तो वो पिक्चरें आज भी हमारे जहन में जिंदा है, जिसने कुछ सच्ची बात जो है जुर्रत करके कही थी। हाँ। बिमल रॉय ने सुजाता एक फिल्म बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, जहां पर हमारे जो लोगों के साथ हम अन्याय हमने किया था उसकी दास्तान थी। तो मुझे यकीन है कि ये जो उड़ान आपने सर बनाई थी, हाँ, उड़ान जो है, मुझे लगता है यकीनन हमारे मुल्क की आवाम के दिलों में जाके एक स्पेशल जगह बनाएगी। आपकी पूरी भूमिका है क्या इसमें? एक ऐसी माँ की भूमिका है जो एक ऐसी फैमिली में शादी करके आती है जो बरसों से बंधवा रहे हैं, और जब उसके बच्चे को गिरवी रखा जाता है। आपने बंधुआ इसके पहले सुना था कि नहीं? कभी नहीं सुना था, डेफिनेटली। बॉन्डेड लेबर ये बहुत कभी मिल पाई थी बंधुआ मजदूरों से? नहीं मिल पाई थी। लेकिन बॉम्बे में भी तो आप देखते हैं बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे। नहीं, आप जैसे यूपी उत्तराखंड में बैठी हैं, यहाँ ज्यादातर ईंट भट्टों पर ऐसे मजदूर मिल जाते हैं, आज भी मिलते हैं जी। हम दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, चाइल्ड लेबर डेफिनेटली देखा हुआ है बॉम्बे में भी काफी। तो ऐसी माँ की एक कहानी है कि जो परिस्थितियों से कोशिश करती है लड़ने की, जूझने की, जो मेरे ख्याल से हर माँ करेगी जब अपने बच्चे पर उसकी संकट आता है। तो ऐसी एक कहानी है जो कर रहे हैं। क्या होता है इसमें, आगे क्या होता है? आगे की कहानी वो आप माँ जीत देखिए पाती है? जरा। नहीं, बहुत पॉजिटिविटी है शो में, ग्रिम नहीं है। मैं ये नहीं हमारा कहूंगा शो। कि कोई माँ हारती है, नहीं, बिल्कुल नहीं हारती। और वही है कि हम इसीलिए तो नाम, टाइटल जो है शो का उड़ान है, कि इस दलदल में भी ये लड़की उड़ान ले सकती है। और ये यही सीरियल कहानी लोग है। क्यों देखें, वजह बताइए। सीरियल इसलिए देखें क्योंकि इसमें एक मैसेज है, इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें ऐसे रिलेशनशिप है जो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को छू जाएंगे। हर एक को ऐसा लगेगा, अरे ये सास कैरेक्टर बहू के मैंने देखा है। रिलेशनशिप वाले कई सीरियल चल रहे हैं टीवी चैनलों वो भी पर, देख रहे हैं लोग, उसकी भी टीआरपीज बहुत आ रही है। पहले से ही मौजूद हैं। जी। सर, क्यों देखें? क्योंकि एक बच्ची के नज़रिए से अब जब जिंदगी को देखते हैं, इसको आपने पेट में ही, उसकी माँ के पेट में ही गिरवी रख दिया है, तो आप जुड़ते हैं उसकी तकलीफ से। उसके सपने जो उसने देखे हैं उसको आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। ये इंसान सब पत्थर दिल इंसान, कितना ही बड़ा पत्थर दिल इंसान हो, वो भी चाहेगा कि इस बच्ची को वो जीतता हुआ देखे, क्योंकि उसके साथ में उसकी अपनी कहानी भी
कहीं जुड़ी होती है, उसके अपनों की कहानी भी है। क्योंकि जो जो मुझे लगता है कि हम सब के अंदर वो एक अंश है इंसानियत का जो अब आप भी जिंदा है, मरा नहीं। वो जो है वो चाहेगा कि ये बच्ची जो है उड़े, खुले आसमान में उड़े, उस शिखर पर को छुए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। ये मेरा मानना है कि ये एक कलेक्टिव जो एक मानसिकता होती है वो हमेशा चाहती है कि जो कुचला हुआ जो एक आपका वर्ग का कोई इंसान होता है वो जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये कलेक्टिव एस्पिरेशन होती है इंसानियत की। एक दर्शक हमारे साथ हैं सर, लखनऊ से राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपसे आपका जी। सर जी, जो महेश जी आपके टीवी में मैं देख रहा हूँ, महेश जी जो आए हैं, इन बच्ची को जो छोटी सी बच्ची भी दिखाई दे रही है, इसका इतना बढ़िया अनुभव देके मेरी बच्ची भी एक्साइटेड हो रही है कि पापा ये देखिए चल रहा है, इतनी छोटी बच्ची एक्टिंग कर सकती है, इतना अच्छा हो रहा है कि उसकी भी इच्छा जागरूक हो गई। अगर वैसे ऐसे ही 2-4 सीरियल बना ले तो शायद ये जो बच्ची वाला मैटर है ये सॉल्व होना, सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, महेश जी ही सॉल्व कर देंगे इस चीज को। जवाब तैयार करके बैठी थी पहले से। थैंक यू बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। वाकई जो मसला है वो बेहद संजीदा है और भट्ट साहब जैसे बड़े फिल्मकार अगर इस मसले को उठाते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका असर देश में जाएगा जरूर, और जब आप जैसे दर्शक होंगे जो संजीदगी से इसे लेंगे तो असर तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। आप सही, कैसा लग रहा है भट्ट साहब के साथ काम करके? भट्ट साहब के साथ काम करना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने दिग्गज बड़े बड़े इंसान के कलाकारों का साथ- सपना है ये अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल मेरा इंडस्ट्री में। पूरा हो गया कि इतने दिग्गज इंसान के साथ काम करने मिला। कहते हैं ना वो ही इज द आइसिंग ऑन द केक। केक तो अच्छा है लेकिन ही इज द आइसिंग एंड द चेरी ऑन द केक। तो बहुत लकी फील करती हूँ उनके साथ इस काम। बच्चे के लिए तो बहुत लकी है पहले से ही। जी बिल्कुल, इस उम्र में काम करने में। पहले से जानती थी? नहीं नहीं, हमको जानती थी नहीं, हाँ जानती थी। मैं तभी वीरा में थी। अच्छा, तब वीरा में थी? वीरा में थी। हाँ, इनसे मुलाकात नहीं हुई थी ना? कब मुलाकात हुई, कैसे बताओ। कैसे मिले ये नहीं याद है ना? नहीं यार, ऑडिशन देख के। अच्छा, और ऑडिशन देखे? दूसरे पहला सर ने किया था मुझे सिलेक्ट। ऑडिशन दिया भाई, ऐसा भल्ला थोड़ी सर। सेलेक्ट हो गई। पढ़ाई करती हैं आप? कहाँ? घर पे करती हूँ, स्कूल में नहीं जाती हैं आप? स्कूल भी जाती हूँ। कब जाती हैं आप? तो यहाँ बैठी हैं। जब छुट्टी रहती है तो, जब शूट की छुट्टी रहती है तो स्कूल जाती हूँ। जब भी दोनों रहते हैं तो पहले स्कूल जाती हूँ फिर शूट पे जाती हूँ। कितना मैनेज और करना अगर पड़ता है बताइए? स्कूल की छुट्टी रहती है तो शूट पे जाती हूँ। बहुत मैनेज करना पड़ता स्कूल की है। छुट्टी रहती है तो शूट पे छुट्टी रहती है तो स्कूल में। और अगर दौरान रहता है तो पहले स्कूल फिर शूट पे जाती हूँ। अच्छा, पहले स्कूल फिर शूट। अगर अंकल दौरान रहता अंकल नाराज नहीं होते? नहीं बोलते कि अरे नहीं, हमारी क्या औकात के हम नाराज हो उनसे। बच्ची उन्हें डांटना नहीं पड़ता। अच्छा, बच्ची हो अभी, डांटना नहीं पड़ता। तो आपको डांटना नहीं पड़ता? आप किसी को डांटती नहीं हो? मैं भी नहीं डांटती, ये भी नहीं डांटता, मेरी माई भी नहीं डांटती। अच्छा। मेरे सीन में जो परिवार बने कोई भी नहीं डांटता इस देश में। अच्छा, अच्छे लोग हैं ना इस बार परिवार अच्छा मिला है। पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गया था। पिछली बार में कोई गड़बड़ नहीं होता, हमेशा कोई गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, वो लोग भी नहीं डांटते थे। हाँ, चल, असली माई डांटती हैं घर में? असली मम्मी नहीं, जब कुछ गलती करती हूँ अच्छाई के लिए डांटती है। अरे बाबा, अच्छा, गलती करने पर नहीं डांटती, अच्छाई के लिए डांटती हैं। अच्छाई के लिए डरती हैं। अच्छा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट डी। फर्स्ट डी में? वाह, तो डिफरेंट काफी पढ़ाई हो गई। कौन? एग्जाम्स भी चलते हैं, थोड़े से एग्जाम थे। थोड़े से ज्यादा चाहिए क्या? इंग्लिश, मैथ्स, मराठी और ईवीएस। और और क्या? और कुछ नहीं, इतने ही थे। इंग्लिश, मैथ, मराठी और ईवीएस ईवीएस। एनवायरमेंटल स्टडीज। हाँ हाँ, अच्छा एनवायरमेंटल स्टडीज। अच्छा, अच्छा, सब पढ़ लेती हैं? इतना कुछ पढ़ लेती हैं आप? फिर डायलॉग भी याद कर लेती हैं? ऐसे डायलॉग ऐसे याद कर लेती है। कैसे याद करती हैं सारा कुछ? 1 मिनट में। 1 मिनट में? तो फिर स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं आते होंगे? स्कूल में अच्छे मार्क्स पर मराठी में हाइड की स्पेलिंग गलत हो गई थी। गलत हो गई थी ना? वो रॉन्ग हो गया। हाँ, रॉन्ग को रॉन्ग बोल रही, रॉन्ग को रॉन्ग बोल दी थी।
गड़बड़ हो जा रहा है, सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, इधर रैंक रॉन्ग हो जा रहा है। अनुज जी आपके पास आ रहे हैं, एक दर्शक हमारे साथ उन्नाव से जुड़ गए हैं, अनुज शुक्ला। अनुज जी स्वागत है आपका, बोला जाए। जी धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन्नाव के जिस परिवेश से आता हूँ जी यहाँ पे मैं देखता हूँ ईंटों के कारोबार के रूप में जो भट्ठों पर छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उनको केवल खाने के लिए 2 रोटियां मिल जाती हैं, उस पर ही वो काम करते रहते हैं। देख के काफी बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ये एक आम सी समस्या है हम जैसे मिडिल फैमिली के साथ, मिडिल क्लास की फैमिली के साथ। तो सर ऐसे में आपका प्रोग्राम एक आशा लेके आ रहा है जो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। भट्ट साहब क्या करना चाहिए जब इस तरह की देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर एक आपको आपके स्टूडियो में एक दर्शक फोन करके कहता है कि ये असलियत है, ये घटता है, ये हो रहा है और हम लाचार हैं, हम मदद करना चाहते हैं। आपके शहरों में जहाँ पर हम जाते हैं इसका पीआर करने, इसका प्रचार करने, तो वहाँ पर पत्रकार जो हैं, जिनका जो देश की आंखें हैं, कान हैं, जो देश को जगाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, वो कहते हैं ये कहाँ घटता है, ये तो होता ही नहीं। अब ऐसे में हम क्या करें? तो ये एक तो जो सो कॉल्ड अवेयर एक तबका है जो मान के चलता है कि हम सब जानते हैं, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि इससे एक बातचीत का सिलसिला शुरू होगा इस प्रोग्राम के ज़रिए, और लोग जो हैं फिर यकीनन इस गंभीर इशू को बहुत गंभीरता से लेंगे। नहीं, जब हम ये इस तस्वीर को देखते हैं, आमतौर पर आप ज़्यादातर शहरों में देख लीजिए, बाहर निकलिए शहरों से, शहरों में ही, बाहर क्या निकलिए, शहरों में ही हमें बच्चे मिल जाते हैं काम करते हुए। उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? उन बच्चों को हम कैसे बचाएं? किया जाए? पूरे देश में क्या किया जाए? देखिए, इंडिविजुअली तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो हमारे जो आका हैं, जिनको हमने बिठाया, जिनको हमने देश के सारे जो जिम्मेदारियां दी हैं, उनको ही चिल्ला के कह सकते हैं, भैया कि जरा इस तरफ देखो। वो तो सर कह देंगे, मंत्री जी दिल्ली में बैठ के कह देंगे इस देश में होता ही नहीं है। हाँ, वही तो है, मगर ये मीडिया के जरिए और एक पब्लिक ओपिनियन के जरिए हम इन्हें जगा तो सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन से बहुत डरते हैं, और ये सारा प्रयास जो है पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करने का ही है। उससे डरते हैं। अब बताइए क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों से लोग काम करवाते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं क्या? अच्छे लोग नहीं होते। नहीं होते ना, उनका क्या किया जाए? हम एक फ्री में स्कूल खोल लेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए ये इजी हो जाएगा। एक स्कूल में सारे बच्चे पढ़ लेंगे? हाँ। सारे बच्चे के फिर लेकिन उसमें टीचर कहाँ से आएंगे? वो तो पैसे मांगेंगे। वो पैसे नहीं मांगेंगे, मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा, आपके पापा टीचर हैं, तो बोल देंगे तो बाकी टीचर लोग आ जाएंगे ऐसे ही काम करने। मेरे पापा टीचर बनेंगे ना। जब बनेंगे, उसमें जब बनेंगे तो उनको पैसा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो लोग जो पत्थर तुड़वाते हैं छोटे बच्चों से, उनका क्या किया जाए? उनको तो पत्थर ही तोड़ना है। उनको तो पत्थर ही तोड़ना है। ऐसा कुछ खेल होगा उनका, मुझे लगता है। खेलते नहीं हैं, वो मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं रोटी के लिए कि खुद खा सकें। तो जो लोग उनसे पत्थर तोड़वाते हैं, उनका क्या किया जाए? नहीं मालूम ना, माई से पूछो, माई बताएंगी ना। माई के पास ये सब सारे सवाल ना माई के पास भेज दो। माई के पास बेचारी सारे जवाब नहीं है बेटा। ये सारे कोशिश जवाब करती हूँ कि सारे मिल जाए, पर हम सवाल एक मतलब उठा लें, जवाब भूल देगा। सवाल हम उठा लें, उठा लें बस। सवाल ही उठाने से डरते हैं। मजबूती के साथ सवाल तो रखें उठा लें सामने। बस, सवाल उठा लें, उत्तर जो है मिल ही जाएगा। सवाल ही नहीं उठाते हम। सवाल ही है उड़ान, क्या है, हम इस प्रॉब्लम से जूझना चाहते हैं कि बस ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे कि सेंसेक्स आज यहाँ चला गया, ये यहाँ हो गया। उनका क्या होगा? जो आंकड़े मुझे कलर्स की रिसर्च टीम ने दिए, 14 मिलियन जो हैं बंधुआ मजदूर हैं। सुभाष जी, हम आपके पास आ रहे हैं, उन्नाव से एक दर्शक है हमारे साथ, सुभाष। सुभाष जी स्वागत है आपका, बोला जाए।
जी जी सर, मैं महेश भट्ट जी को पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा कि बड़े सेंसिबल जो है अपना प्रोग्राम हमारा उड़ान, इसके प्रोमो मैंने देखे हैं। तो बस भट्ट साहब से पूछना है कि आप वो बहुत बोल्ड हैं और कई बोल्ड विषयों पर फिल्में बनाई हैं, फिर एकदम से इतने मतलब एक उड़ान के लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली है और इसके बारे में कैसे सोचा कि ये प्रोग्राम बनाया जाए, लोग तस्वीर दिखाया जाए? भाई मैं ये पहले भी कहा है कि ये 25 साल पहले मैंने बनाने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुआ, मगर 25 साल बाद मेरे जो असिस्टेंट थे गुरुदेव भल्ला, वो मेरे पास आए, जो एक बहुत ही कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और उन्होंने कहा कि आपके उस आइडिया को मैं लेकर उस पर एक नया रंग बैठाकर पेश करना चाहता हूँ टेलीविज़न के माध्यम से। तो मैंने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती, क्योंकि टेलीविज़न आप तक पहुँचता है। हम अगर सिनेमा के जरिए ये थीम पेश करते तो शायद आप देखते नहीं। तो मेरा यकीन है कि ये प्रोमो जो आप देख रहे हैं और इसकी आपको और मेरे बीच में बातचीत हो रही है, ये तभी संभव हुआ क्योंकि वक्त बदल गया है और कम्युनिकेशन का जरिया जो है आज हमारे पास टेलीविज़न का जरिया है। तो मुझे यकीन है कि ये बात जो है एक मरतबा आपके दिलों तक पहुंच जाए और इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोग मिल मिला के हमको सजेस्ट करेंगे और हम जो है पर्दे पे वही लाएंगे जो आपकी एस्पिरेशन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नया दौर, आशिकी, इन तमाम फिल्मों के बाद आपकी यात्रा जिस्म तक आई, इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा चेंज कैसे आ जाता है? हिंदुस्तान बदल गया, मुल्क बदल गया। 1980s का जो हिंदुस्तान था, जब हमने सारांश बनाई, अर्थ बनाई, डैडी बनाई, वो 92 में जब न्यू हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो बदली और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट आ गया, हमारी पीढ़ियों ने, नौजवान पीढ़ी ने जो है उनके जिंदगी जीने का जो है बिल्कुल तरीका बदल गया, उनका नजरिया बदल गया। तो जो 80 का दशक था वो 90 में कुछ और हो गया, 90 का दशक जो है 21वीं सदी की शुरुआत में कुछ और हो गया। हमने जब फिल्में गंभीर इश्यूज में बनाई तो वो उसका जिक्र क्रिटिक्स ने किया, मगर बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्में नहीं चली। और हमने लगातार बहुत गंभीर इश्यूज उठाए थे। तमन्ना बनाई थी, नेशनल अवार्ड मिला, जख्म बनाई थी, नेशनल अवार्ड मिला, मगर जब देखा कि ये लोग देखते ही नहीं और हमको सिर्फ अच्छे रिव्यूज को काट के एक स्क्रैप बुक बना के उसमें फाइल करके रखना या जो मेडल मिलते हैं उसको आपने अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया है, उससे हमारा पेट नहीं भरता। हमको दर्शक तक पहुंचना था। और फिर ले देकर ये फिल्म इंडस्ट्री एक बिजनेस हाउस है, इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो आदमी पैसा लगाता है वो चाहता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट तो वापस आए। तो क्योंकि दर्शक बदल गया तो हमने अपने सिनेमा का जो अंदाज बदला। मगर अभी हमने हाल ही में एक फिल्म बनाई थी सिटी लाइट, जो एक अर्बन रूरल माइग्रेशन की कहानी थी। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। बॉक्स ऑफिस भी इतनी नहीं चली जितनी मर्डर चलती है, क्योंकि दर्शक देखता वो है। सर लेकिन इसी दौर में वेडनेसडे भी चल जाती है, डर्टी पिक्चर भी चलती है। हाँ, मगर आप तीन ही गिना रहे ना। ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि जिस गंभीर सिनेमा की लोग बात करते हैं वो देखना नहीं पसंद करते। वो देखते वही हैं जिसमें कैपिटल एंटरटेनमेंट होता है। मनोरंजन 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 ही चाहते हैं। अच्छा, आपकी बेटी भी अब आ गई हैं, बड़े पर्दे पर आ गई हैं, करियर को लेके क्या सोच है आपकी? देखिए, उसने अपनी जिंदगी अपने ही शर्तों पे जी। 21 साल की उम्र में उसने जितनी कामयाबी प्राप्त कर ली है वो मैंने 50 साल तक नहीं की थी। 4 फिल्में एक के बाद एक उसने कामयाब दी है। और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि उसने मेरी उंगली थाम कर अपना सफ़र शुरू नहीं किया। और ये माँ बाप की सबसे बड़ी जीत ये होती है कि वो उसकी औलाद को अपने पैरों पे खड़ा होके अपने शर्तों में जीता देख लें। और अब ये कहाँ ले जाती है अपनी ज़िंदगी को उसके हाथ में। मगर लगता है कि एक सफ़र अच्छा शुरू हुआ है तो प्यास बड़ी है और कहीं पर अच्छा काम करने की एक और उसके अंदर एक कमिटमेंट है। तो आने वाला कल क्या करवाता है उससे वो तो कल पता चलेगा। आलिया को लेके एक बात है सर, लोग जो बताते हैं, जो जानकार हैं, कि बचपना बहुत है। हाँ, मतलब इतनी
इतना बचपना है नहीं जो पर्दे पर नजर आती है। वो अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा ही समझदार है। नहीं तो ये संभव नहीं है कि आप हाईवे जैसी पिक्चर हाँ बना लें। में इतना एक इमोशनल रोल कर लें। मगर जैसे लोग समझते हैं कि जैसे रोल पे आपने जो रोल प्ले किया वैसे आप होते हैं, वो तो एक कैरेक्टर होता है, वो आप नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस लड़की ने 21 साल से पहले एक हाईवे जैसी पिक्चर की है जो इतने गंभीर इशू पे है, उसके अंदर एक इमोशनल गहराई 100% होगी जिसकी वजह से कर पाई है। चलिए हम चाहेंगे कि उड़ान वाकई एक ऐसी उड़ान साबित हो, एक ऐसी उड़ान साबित हो कि हमारे देश के पंख फड़फड़ाएं, हमारे देश के बच्चे पत्थरों में न दब जाएं, उनके सपने उड़ें और वो ऊंचाई इतनी हो कि हम गर्दन ऊंची करके देखें कि देखो हमारे बच्चे कहां उड़ते हैं। हम गर्दन झुकाकर पत्थरों में अपने बच्चों को न खोजें। हमारी पूरी कामना है, दिल से कामना है, तमाम दर्शकों की तरफ से पूरी कामना है दिल से कि उड़ान वाकई वो उड़ान साबित हो इस मुल्क में कि हम सिर ऊंचा करके उस उड़ान को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश भट्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पंदन कुछ तो बोलिए अब। आप सभी लोगों को चकोर का नमस्कार। चकोर आप सबन का स्वागत कर रहे थे। आप सब ये हमारे बारे में जानने आए हो ना, है ना? अब हम आपको क्या बताएं अपने बारे में? अरे कुछ हो तो बताइए। हम एक 7 साल के बंधुआ मजदूर है। हमारे माई बापू भी बंधुआ मजदूर है। हमारे माई बापू हमसे बहुत प्यार करिए, पर क्या करें, उन्होंने गरीबी के कारण हमका गिरवी रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्पंदन, आपका सही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। एक बार फिर दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।